आइए देखते हैं भाग 2, संविधान का भाग 2 जो आधारित है किस पे, नागरिकता पे। तो भारत में नागरिकता की प्रकृति कैसी है? भारत में एकल नागरिकता है। भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता क्या होती है कि भारत में जो लोग हैं वो संघ के नागरिक हैं, यानी कि भारत के नागरिक हैं, वो राज्य के निवासी हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे अमेरिका में कोई स्टेट है तो वहाँ का जो नागरिक होता है वो स्टेट का भी नागरिक होता है और संघ का भी नागरिक होता है, यानी देश का भी नागरिक होता है। परंतु भारत में स्टेट का निवासी होता है, चाहे किसी भी स्टेट से, वहाँ का क्या होता है, निवासी होता है, और संघ का क्या होता है, नागरिक होता है। इसलिए भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लाया गया है? तो एकल नागरिकता का प्रावधान हमने ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड से लिया है। नागरिकता क्या होता है? जो भारत के नागरिक क्या होते हैं? भारत के हो चाहे किसी भी देश के, नागरिक क्या होते हैं? नागरिक वैसे लोग होते हैं जिन्हें सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। सिविल और राजनीतिक अधिकार, सिविल जैसे घूमने फिरने का, हंसने का, बोलने का, गाने का, जो भी है, चलने का, बस जाने का, रहने का, ये सब अधिकार सिविल अधिकार में आ जाते हैं। और राजनीतिक अधिकार, वोट डालने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, ये सारे अधिकार जिसे प्राप्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं? नागरिक कहलाते हैं। तो आइए देखते हैं अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 से लेके अनुच्छेद 11 तक, भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेके अनुच्छेद 11 तक आपको पढ़ना है नागरिकता के बारे में। तो अनुच्छेद 5 क्या कहता है कि वैसे लोग जो 26 जनवरी 1950 यानी कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था को भारत का नागरिक, मतलब वैसे लोग जो 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक बनने के लायक थे, उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। किस आधार पे? तो पहला आधार, उनके पास तो भारत का मूल निवास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भारत का मूल निवास होना चाहिए। और मूल निवास के साथ साथ इन 3 बातों में से कोई एक बात होना चाहिए। पहला कि या तो वो पिछले 5 वर्ष से भारत में रह रहा हो, दूसरा या फिर उसका जन्म कहाँ हुआ हो? भारत में हुआ हो, तीसरा उसके माता या पिता में से कोई भी एक भारतीय हो, तो उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। पहला, उसके पास मूल निवास होना चाहिए। मूल निवास तो होना ही चाहिए, इसके साथ इन तीनों में से कोई एक चीज़ होना चाहिए, तो उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। अनुच्छेद 5 पूरे संविधान का सबसे पहले लागू होने वाला आर्टिकल है, यानी कि अनुच्छेद 5 पूरे संविधान में सबसे पहले अनुच्छेद 5 ही लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? वो डेट मैंने आपको बता रखी है, 26 नवंबर 1949 को अनुच्छेद 5 लागू हो गया था। अब बात करते हैं अनुच्छेद 6 की। तो अनुच्छेद 6 कहता है वैसे लोग जो पाकिस्तान से भारत आ गए, वैसे लोग जो कहाँ से? पाकिस्तान से भारत आ गए, उनके लिए नागरिकता का प्रावधान है अनुच्छेद 6 में। अनुच्छेद 7 कहता है कि वैसे लोग जो भारत से पाकिस्तान चले गए, जब विभाजन हो रहा था तो इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर चल रहा था, तो वैसे लोग जो भारत से पाकिस्तान चले गए और फिर पाकिस्तान से भारत लौट आए तो उनके लिए नागरिकता का प्रावधान है। अनुच्छेद 8 क्या कहता है कि विदेश में रहने वाले जितने भी भारतीय नागरिक हैं उनकी नागरिकता के संबंध में प्रावधान है कि यदि वो विदेश में रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसकी नागरिकता भारत में समाप्त नहीं होगी। यह अनुच्छेद 8 कहता है। अनुच्छेद 9 कहता है कि जैसे ही आपने विदेश की नागरिकता ली, यानी कि यदि आप किसी दूसरे राष्ट्र की नागरिकता ले लेते हैं तो भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10 कहता है कि अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9 अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9 में जिन प्रावधानों की चर्चा है, जिन बातों की चर्चा है, वो तब तक लागू रहेगा जब तक संसद अपना नया नागरिकता कानून बना न ले। और संसद ने कानून कब बनाया था? संसद ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में कानून बनाया था। आर्टिकल 11 क्या कहता है? आर्टिकल 11 कहता है कि संसद को ये पावर है कि वो नागरिकता के संबंध में कानून बना सकता है, नागरिकता के संबंध में कानून बना सकता है। ऐसा पावर किसको दिया है? संसद को दिया है। किसने? अनुच्छेद 11 में। नागरिकता का सारा कार्य कौन देखता है? गृह मंत्रालय देखता है। नागरिकता गृह मंत्रालय के द्वारा दी जाती है और गृह मंत्रालय के द्वारा ही समाप्त की जाती है। बस संसद उस पर कानून बनाती है। अब नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 को देखते हैं कि नागरिकता संशोधन 1955 में क्या कहा गया था। नागरिकता संशोधन 1955 के अनुसार हम 5 तरीके से भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं और 3 तरीके से भारत की नागरिकता समाप्त हो सकती है। पहले ग्रहण करने का देखते हैं कि कौन से ऐसे 5 तरीके हैं जिससे हम भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। तो उसमें पहला है जन्म से, दूसरा है वंश से, तीसरा है पंजीकरण से, चौथा है देशीकरण से और 5वां है
अर्जित भूमि के आधार पे। इन 5 तरीकों से आप भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। और 3 तरीके ऐसे जिससे नागरिकता समाप्त हो सकती है। पहला परित्याग, दूसरा समाप्त और तीसरा वंचित कर देना। ये 3 तरीके हैं जिससे भारत की नागरिकता समाप्त हो सकती है। तो पहले ग्रहण करने में आता है जन्म से नागरिकता। जन्म से नागरिकता में क्या प्रावधान है? जब नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 आया था तो उसमें कहा गया था कि वैसे व्यक्ति जिन्होंने भारत में जन्म लिया है, जिसका जन्म भारत में हुआ है, वो भारत का नागरिक हो जाएगा। तो इस टाइम दिक्कत क्या आ रही थी कि जो विदेशी मान, कोई पाकिस्तानी मान लीजिए कुछ दिन के लिए भारत में आ गया और उसी टाइम उसकी जो वाइफ है उसको बेबी हो गया, तो अब भारत में जन्मा बच्चा है उसको तो भारत की नागरिकता दी जाएगी भारत के कानून के अनुसार। तो क्या हुआ कि 1986 में, कब? 1986 में नागरिकता में पहली बार संशोधन हुआ। 1986 में नागरिकता में पहली बार संशोधन हुआ और कहा गया कि वैसे व्यक्ति जो भारत में जन्मा हो और साथ में उसके माता या पिता में से कोई एक क्या हो, भारतीय नागरिक हो, तब उसको भारतीय नागरिकता दी जाएगी। फिर दिक्कत कहाँ आने लगी? फिर दिक्कत यहाँ आने लगी कि कोई अवैध प्रवासी, मान लीजिए कि कोई पाकिस्तान का आतंकवादी है, वो आ गया, भारत में घुस गया और भारत में किसी से शादी कर ली। अब शादी करने के बाद उसका बच्चा हुआ तो कहा गया अब उसकी माता तो भारतीय है तो उस बच्चे को तो नागरिकता मिलनी चाहिए भारत की। लेकिन 1992 में फिर से संशोधन होता है और कहा जाता है कि वैसा व्यक्ति जो भारत में जन्मा हो, जिसके माता या पिता में से कोई एक भारतीय हो और दूसरा यानी जो बचेगा वो अवैध प्रवासी ना हो, वो अवैध रूप से भारत में ना घुसा हो, तभी उस बच्चे को क्या है, भारत की नागरिकता दी जाएगी जन्म के आधार पे। दूसरा है वंश के आधार पर नागरिकता। ये विदेशों में रहने वाले लोगों के लिए है। वैसे भारतीय लोग जो विदेश में रहते हैं और यदि उसका बच्चा होता है, यदि कोई बच्चा जो विदेश में जन्म लिया हो, उसके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, इन सब में से कोई एक भारतीय हो, तो वो विदेशी दूतावास में, जो विदेश में हमारा दूतावास है, वहाँ जाके बच्चे के जन्म से 1 साल से पहले, यानी कि बच्चे का जन्म से लेके उसके 1 साल होने से पहले यदि भारतीय दूतावास में पंजीकरण करा देते हैं तो उस बच्चे को भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। तीसरा है पंजीकरण के आधार पर नागरिकता। पंजीकरण के आधार पर जब यदि कोई व्यक्ति भारत में लगातार 7 साल तक यदि भारत में रहता है, और 7 साल कहने का मतलब क्या है, देखिए कोई व्यक्ति 6 साल भारत में रहा और उसने जाके नागरिकता के लिए अप्लाई कर दिया और अप्लाई करने के बाद 1 साल तक भारत में लगातार उसको रहना होगा, तो इस हिसाब से उसे पंजीकरण के द्वारा नागरिकता दे दी जाएगी। तो सीधा मतलब निकलता है यदि कोई व्यक्ति 7 साल तक लगातार भारत में रहता है तो उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी पंजीकरण के माध्यम से। नेक्स्ट आपका आता है देशीकरण के माध्यम से नागरिकता। अब देशीकरण से नागरिकता प्राप्त करने के लिए क्या है, यदि कोई व्यक्ति साहित्य, कला, विज्ञान का एक्सपर्ट हो और 14 साल में से 11 साल तक वो भारत में रहा हो। अब ये क्या बवाल है, 14 साल में से 11 साल का ये अर्थ है कि मान लीजिए आप 1 साल में 10 महीने भारत में रहते हैं, 1 साल में 10 महीने भारत में रहते हैं और 2 साल जहां आपका ओरिजिनल होम है वहां जाके रहते हैं, क्योंकि आप विदेशी हैं तभी तो भारत की नागरिकता चाहिए। तो जहां आपका ओरिजिनल है वहां जाके रहते हैं, 10 महीने भारत में रहे, फिर 2 महीने वहां रहे, फिर 10 महीने भारत में रहे, फिर 2 महीने वहां रहे। तो इस प्रकार से जो आपका टोटल कैलकुलेटेड टाइम है वो 14 साल में 11 साल होना चाहिए, तो आपको देशीकरण के माध्यम से नागरिकता दे दी जाएगी। अब नेक्स्ट आता है अर्जित भूमि के आधार पर नागरिकता। अर्जित भूमि के आधार पर नागरिकता कैसे मिलेगी, तो यदि भारत किसी विदेशी राष्ट्र को, किसी विदेशी जगह को अपने देश में मिला लेता है तो वहाँ रहने वाले जो लोग हैं उनको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। और वो फिर बता रहा हूँ कि नागरिकता देने का काम कौन करता है, गृह मंत्रालय करता है। ये तो था आपका नागरिकता ग्रहण करने के तरीके। अब नागरिकता समाप्त करने के कौन कौन से तरीके हैं? समाप्त करने के 3 तरीके हैं। पहला परित्याग। परित्याग क्या होता है कि आपने स्वेच्छा लिख के दे दिया कि भाई हमें भारत की नागरिकता नहीं चाहिए, हमें अमेरिका की नागरिकता नहीं चाहिए, हमें ब्रिटेन की नागरिकता नहीं चाहिए, और आपने वहाँ क्या किया, दे दिया। हालांकि भारत में है तो भाई ये भारत का कानून है तो भारत में ही चलेगा, अमेरिका और ब्रिटेन में नहीं चलेगा। तो आपने लिख के दे दिया कि मुझे भारत की नागरिकता नहीं चाहिए, मेरी नागरिकता रद्द कर दी जाए। आपने खुद लिख के दे दिया स्वेच्छा से, तो आपकी नागरिकता रद्द हो जाएगी। दूसरा है समाप्त कब हो जाता है,
यदि आपने दूसरे देश की नागरिकता ले ली, यानी कि यदि किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली, तो गृह मंत्रालय द्वारा आपकी नागरिकता स्वतः ही समाप्त कर दी जाएगी। और तीसरा है नागरिकता से वंचित कर देना। नागरिकता से वंचित मतलब यदि आप बिना बताए 7 वर्ष तक भारत से बाहर रहते हैं बिना सूचना के, तो आपकी नागरिकता क्या हो जाएगी, स्वतः ही आपको नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा, बिल्कुल ही समाप्त कर दिया, आप दोबारा नागरिकता ले भी नहीं सकते। दूसरा है यदि आपने कोई देशद्रोही कार्य कर दिया, देशद्रोही कार्य करने पर भी आपको नागरिकता से बिल्कुल ही वंचित ही कर दिया जाएगा। और तीसरा है यदि आपने फर्जी प्रमाण पत्र देके नागरिकता ग्रहण की है, तो भी आपको नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। तो ये थे नागरिकता ग्रहण करने के और समाप्त करने के प्रावधान। अब भारतीय मूल नागरिक क्या होते हैं? भारतीय मूल नागरिक 3 प्रकार के होते हैं। एक NRI, दूसरा होता है PIO और तीसरा होता है OCI। NRI क्या होते हैं? नॉन रेसिडेंस इंडियन, जो भारत में नहीं रहते हैं लेकिन क्या है, भारतीय हैं, जिनके पास भारत की नागरिकता है। वैसे लोग जो 183 दिन यानी कि 183 डेज भारत से बाहर रहते हैं और उनके पास भारतीय नागरिकता है, तो वो NRI कहलाएंगे, NRI कहलाएंगे, तो नॉन रेसिडेंस इंडियन कहलाएंगे। अब PIO क्या होता है? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। वैसे लोग जो भारतीय मूल के लोग होते हैं, भारतीय मूल के लोग होने के मतलब मान लीजिए उसके पापा या उसके दादाजी कहीं विदेश रहने चले गए, तो उसका जो लड़का का लड़का है वो भारतीय मूल का होगा, क्योंकि उसके दादाजी कहाँ के थे, भारतीय थे, तो उन्हें PIO कार्ड दिया जाता था। PIO का प्रावधान LM सिंघवी समिति के द्वारा 2002 में लाया गया। कब लाया गया? PIO का प्रावधान 2002 में लाया गया। और OCI ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, इसका प्रावधान 2005 में लाया गया। कब लाया गया? 2005 में। और 2015 में PIO और OCI दोनों को मिलाकर सिर्फ और सिर्फ OCI रखा गया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया रखा गया। OCI क्या होते हैं? वैसे लोग जो कहीं बड़े बड़े कंपनियों में काम करते हैं, बड़े बड़े कोई भारतीय मूल के हैं, विदेश जाके अच्छा काम कर रहे हैं, तो उन्हें OCI कार्ड दे दिया जाता है और उन्हें फ्री कर दिया जाता है कि आप भारत में बिना वीज़ा के आ जा सकते हैं। तो ये था OCI कार्ड के बारे में जानकारी। और OCI यदि कोई व्यक्ति भारतीय मूल का है यानी भारत का नागरिक है और विदेश में जाके शादी कर लेता है और वहाँ की नागरिकता ले लेता है, तो विदेश में जिससे शादी करेगा उसको भी OCI कार्ड देने का प्रावधान हमारे कानून में है। अब हम बात करते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। जी हाँ प्यारे साथियों, CAA 2019 के बारे में हम चर्चा करते हैं। CAA 2019 बहुत ही सरल भाषा में समझाऊंगा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, कहाँ? पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये 3 देश आपको याद रखने हैं। कौन कौन से? पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए हुए धार्मिक पीड़ित, यानी कि धार्मिक पीड़ित समुदाय वो कौन कौन से थे? 6 समुदाय। कौन कौन सा? हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी। कौन सा? हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी। वैसे लोग जो इन तीनों देश से आए पीड़ित होकर और इन 6 समुदाय से बिलोंग करते हैं और 15 अगस्त 1947 के बाद आए और 31 दिसंबर 2014 से पहले आए, तो उसे 5 साल रहने पर भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। ये कहता है हमारा नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 क्या कहता है? एक बार फिर रिपीट करूंगा। कहाँ कहाँ से? पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इन 3 देश से आए लोग किस समुदाय के? हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी, ये 6 समुदाय के लोग यदि 15 अगस्त 1947 यानी आज़ादी के बाद और 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए, तो 5 साल निवास करने पर उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। CAA 2019 11 दिसंबर 2019 को संसद द्वारा पारित हुआ और 10 जनवरी 2020 को लागू कर दिया गया। मार्च 2024 में CAA को लेकर यानी जो सिटीजनशिप एमेंडमेंट एक्ट को लेकर कानून बनाया गया
नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर कानून बनाया गया, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछेगा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम पर कानून कब बनाया गया, पहली बार कानून बनाया गया है वो मार्च 2024 में। अब एनपीआर क्या होता है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, जो भारत की पॉपुलेशन है उसका जो नॉमिनेशन है उसमें भारत के जितने भी नागरिक हैं, चाहे भारत की जितनी भी पॉपुलेशन है उसमें सबका नाम है, वो है एनपीआर। पहली बार एनपीआर कब बना था, वो 2010 में बना था। अब एनआरसी क्या होता है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, जो भारतीय नागरिक हैं उनका जो नामावली है वो एनआरसी में देखने को मिलता है। नागरिकता में अब तक कुल 6 बार संशोधन हो चुका है। कितनी बार, 6 बार। कब कब हुआ है, 1986, 1992, 2003, 2005, 2015, 2019। कैसे याद रखना है, 86, 92, 3, 5, 15, 19, 86, 92, 3, 5, 15 और 19, 6 बार संशोधन हुआ था। पहली बार संशोधन कब हुआ था, 1986 में। पहली बार संशोधन नागरिकता में कब हुआ था, 1986 में।